एवं विभिन्न संगठनों क्षेत्रों से आए हमारे सदस्य समूह को बहुत जोहार एवं अभिनंदन। इससे पहले विभिन्न वक्ताओं ने विभिन्न अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद के बारे में विस्तृत आपको जानकारी दी। आपके रूढ़िगत प्रथा एवं कस्टमरी कानून लोग के बारे में आपको बताई गई और कुछ आदिवासियों की पृष्ठभूमि में भी प्रकाश डाले गए। तो मैं ज्यादा रिपीट नहीं करूंगा। आज का मुद्दा सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड है, समान नागरिक संहिता क्या आदिवासियों के ऊपर और आदिवासी क्षेत्रों पर लागू किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। तो अभी तक जितने भी वक्ताओं ने अपनी बातों को रखा है और श्रोताओं के जो प्रतिक्रिया है उसके साथ लग रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आदिवासी कस्टमरी लोग, उसके परंपरा, उसके प्रथागत कानून, उसके रूढ़ी प्रथा, उसके मान्यताओं सबके लिए घातक है। तो एक निष्कर्ष आ रहा है कि हम उसको विरोध करना है, सबको जो तरीके से विरोध करना है। मैं कुछ बातों को बोलने से पहले सिर्फ अनुच्छेद 44 पर थोड़ा सा बोलना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से अनुच्छेद 44 को मुख्य धारा की मीडिया लोगों को परोस रही है और कहीं न कहीं उसका निशाना कहीं और है और उद्देश्य कहीं और मुसलमानों का चीजों को दिखा रहा है और बार बार कह रहा है कि अनुच्छेद 44 संविधान का पाठ है, यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता बनाने सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि अनुच्छेद 44 कहीं नहीं बोलता है कि आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने के लिए बाध्य है या जबरदस्ती आपको बनाना ही होगा। साफ बोलता है कि सरकार प्रयास करेगी, सही माहौल देकर सरकार प्रयास करेगी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने। सुप्रीम कोर्ट में ही बात की, मुझे केंद्र सरकार ने नहीं बोला कि आपको करने होंगे। तो जिस तरीके से मुख्य धारा का मीडिया अनुच्छेद 44 का प्रचार कर रहा है कि ये संविधान का भाग इसको लागू होने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इसको लागू करने होंगे, कानून बनाने होंगे, तो 244 क्या है? संविधान का पाठ नहीं है। 5वीं 6वीं सूची तो संविधान का पाठ है, उसको लागू करने के लिए आपने क्या नहीं मुझे बनाया? 371 और 71 भी वो भी तो आपका संविधान का पाठ है, उस पर हमने क्या किया? पैसा भी आपका कानून का पाठ है, उसको लागू करने के लिए हमने क्या प्रयास किया? अनुच्छेद 44 की तरह अनुच्छेद 13 भी है, अनुच्छेद 19 भी है, 19 के 5 और 6 के तहत नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र या अंडमान निकोबार में इनर लाइन परमिट जिसे जो है प्रावधान, जिसके तहत आप बिना अनुमति के उस क्षेत्र में नहीं हो सकते। तो यहाँ विभिन्नताएं हैं, अनेकताएं हैं, उसमें एकता की बात है। अब इतिहास की पृष्ठभूमि में जो रखा गया उसमें साफ है कि जब भी उपनिवेशिक या पूंजीपति ताकतों और दुश्मनों ने आदिवासियों के कस्टमरी लोग के ऊपर जब भी अपनी सांस्कृतिक या परंपरा या अपनी व्यवसाय थोपने का प्रयास किया गया, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने उसका जोरदार विरोध किया, आंदोलन किया और उनको घुटनों में लगाया। और मैं यहाँ से ऐलान करना चाहता हूँ और शायद आप अग्री होंगे कि अगर इस बार यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत जबरदस्ती आदिवासियों के कस्टमरी लोग पर अगर यह कानून छुपे करने का प्रयास करेंगे तो हम लोग जो है पूरे देश के जो है
फिर से वही पुराने इतिहास को दोहराने का प्रयास करें। कितने में सहमत है? तो अगर आप जबरदस्ती करेंगे तो हमने पहले भी बड़े बड़े ताकतों को उखाड़ फेंका है। अगर आपने ये प्रयास करने की जरूरत की, हिम्मत की, तो यहाँ से आप जरूर मीडिया प्रेस से जा रहा होगा, सुन रहे होंगे कि हम लोग इस सरकार को, इस व्यवस्था को उखाड़ फेंकेंगे। जैसे 13 तारीख के भीतर में सिर्फ लिखित रूप से कागजों में देने के विरोध करने की तो जरूरत है। हम संगठन के रूप से तो देंगे ही, हम व्यक्तिगत रूप से भी देंगे विरोध, हम ग्राम सभा के माध्यम से भी हम विरोध करेंगे इसका, और कोशिश करेंगे कि 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस आ रहा है, तब तक हमको इस मुद्दे को, सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक सूत्रीकार करता जो है इसको भारत देश का मुद्दा बनाना चाहिए, एक जन आंदोलन में खड़ा होना चाहिए। लेकिन इंटरसेप्टर चलता रहेगा, सरकार को मालूम चलना चाहिए कि इन कागजों में नहीं, सड़कों में भी इनका विरोध करेगा। तो इसे पेशा कानून में या विल्किंसन रूल का जिक्र है, उनको उनकी प्रथागत कानून के तहत फैसले लेने का अधिकार है, वो भी एक संविधान का पाठ। और पेशा कानून में कई राज्यों में कानून बनाया गया, सीआरपीसी, आईपीसी तक उन प्रथागत या पारंपरिक ग्राम सभाओं को जो है आईपीसी के तक कई एक धाराओं की सुनवाई करने की जो है लिखित नियम बना कर दिए गए। तो क्या ये आपके समाप्त हो जाएंगे? क्योंकि यहां नागरिक दो प्रकार के हैं, एक नागरिक या देश आजाद होने से पहले, मुगलों के आने से पहले, आर्यों के आने से पहले और अंग्रेजों के आने से पहले से यहाँ पे आदिवासी थे, और दूसरा यहाँ बाहर से आकर जो है नागरिकता प्राप्त की। दो तरह के नागरिक है। क्या यह यूनिफॉर्म सिविल कोड किस नागरिक के लिए बनाया जा रहा है? तो पहले से है उसके लिए, या नया जो बाहर से है उसके लिए बनाया? तो साफ जाहिर है कि हम लोग इसका विरोध करेंगे, पहले भी विरोध किए हैं। या बहुत सारे आपका चीज़ों का जिक्र मैं नहीं करना चाहूँगा, जैसे आपका अंग्रेजों ने जो है आज़ादी से पहले 34,735 नियम, अधिनियम, कानून, संधि, बहुत सारे अध्यादेश बनाए गए। उसमें CMT एक्ट बहुत सारे हैं, जिसको अनुच्छेद इसी संविधान का अनुच्छेद 372 का जो है अडॉप्ट किया गया, और 395 जो आपका आजकल आखिरी जो धारा बोलता है, अगर उसमें कोई भी कानून को, अपने पुराने कानून को रिपील करते हैं, अमेंड करते हैं, संशोधन करते हैं, तो 13(2) के तहत भी आपको प्रोटेक्शन है। अगर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इस संविधान के असंगत या आपके संविधान का पार्ट, आपका कस्टमरी लॉ भी आपका पार्ट, 13(3) के तहत पेशा कानून में बहुत सारे तहत जो है विद्यमान विधि जो है, डिस्ट्रिक्ट लॉ जो है, ग्राम सभा भी है, कस्टमरी लॉ भी है, विद्यमान। अब उसको संशोधन करने का आपको अधिकार है। तो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे लाएंगे आप? तो साफ जाहिर है कि आदिवासियों के ऊपर और लागू नहीं कर सकता है संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से, लेकिन उसके पास संविधान में नंबर, पार्लियामेंट में उसके पास नंबर, जिस प्रकार 370 उसने खत्म करके थोप दिया। तो आप अगर चुपचाप रहेंगे, सोए रहेंगे, विरोध नहीं करेंगे, तो संभावना है कि वह 370 की तरह ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को आदिवासियों के कस्टमरी लॉ के ऊपर थोपने का प्रयास करेगा। आपके प्राथमिक छात्र अनुसूची, CMT एक्ट, SPT एक्ट, अट्रॉसिटी एक्ट, बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, उन सारी चीजों को है समाप्त करने के लिए आपके ऊपर थोपने का प्रयास करेगा। इसलिए हमको क्या करेंगे? विरोध करना चाहिए। आपका आरक्षण भी समाप्त होगा। तो मान लीजिए हाइपोथेटिकल मैं एक सवाल करता हूं, अगर उसे थोप दिया
और आपको समान नागरिक संहिता लागू कर दिया, तो आप कैसे बचेंगे? तो इस संविधान ने बोल ही दिया कि मुख्य जो उसका समस्या है वो पूंजीपति। किसी देश में पूंजीपति के इर्द गिर्द के फायदों के हिसाब से सरकार काम करती है। पूरे देश से पूरे वर्ल्ड में यही चलता है। तो अगर आप, जल हमारा है, जमीन हमारा है, जंगल हमारे हैं, सारे संसाधन हमारे हैं, पढ़ लिख के अख्तियार भी हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी उन संसाधनों में ही दुनिया के सारे इंडस्ट्री व्यापार करते हैं और उसके हिसाब से देश कानून बनाते हैं। अगर आप जितने बैठे हैं यहाँ पर हम लोग ठान लें तो जितने जल जंगल जमीन उसके संसाधन हैं उस पर अगर हम जो है व्यापार स्टार्ट कर दे तो हम ये लड़ाई आसानी से जीत सकते हैं। वो सारे लोग आज जो नौकरी दे रहे हैं आपको, वो लोग आपसे नौकरी के लिए आंदोलन करेंगे, ये फासा पड़ रहा है। और जितनी संख्या इस देश में आदिवासी, उतनी संख्या किसी देश में नहीं आदिवासी आपको नेतृत्व करने हैं इस देश में। और जितने यहाँ का आदिवासी आर्थिक रूप से आगे बढ़ेगा, सिर्फ या इस देश का शासन नहीं करेगा बल्कि दुनिया में शासन करेगा, जिस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी किया था। क्या प्यार है? तो उस कंडीशन में भी अगर थोपे जाते हैं हमको क्या करने होंगे? अपने जल जगत जमीन के संसाधन को हमको मोनोपोलाइज करने होंगे, उसको लेकर जो है हमको टाटा स्टील और अडानी अंबानी से बड़े कंपनी खड़े करने होंगे, उनको खरीदने होंगे और फिर से हमारा जो हम अपने हिसाब से देश को चला सकते हैं। हम नियम कानून बना सकते हैं क्योंकि जमीन आपके पास है, संसाधन आपके पास है, सब कुछ आपके पास है। तो जिस दिन इस ओर बढ़ेंगे आपकी पर कोई कानून थोपे नहीं जाएंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा और नहीं बोलना चाहूँगा, और एक चीज़ बोलना चाहूँगा। आपका एक APCM का जजमेंट हम 71 में एमपी का केस था, उसमें 7 था सुप्रीम कोर्ट में, ये भी सुप्रीम कोर्ट के जज ये आदिवासी मिथाक्रा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ से संचालित नहीं है, क्योंकि आदिवासी हिंदू नहीं है। आदिवासी विल गवर्न बाय देयर कस्टमरी, ये सुप्रीम कोर्ट का। आप सुप्रीम कोर्ट का जिक्र करें, हमें सुप्रीम कोर्ट का जिक्र करना, हम उसको माने भले इसको माने। आप एक छोटा सा जजमेंट एक जोड़ में आ गया, उसको लेकर पड़े हुए हैं। और हमारे पक्ष में समता जजमेंट, पी रवि जजमेंट, आनंद लोढ़ा जजमेंट, आपका कैलाश का नाम, आपका जो है आपका महाराष्ट्र राज्य, अनेक जजमेंट, उसका वो लोग जिक्र नहीं करे प्रेस मीडिया में, क्योंकि उन लोगों ने सोचा था कि आदिवासी को मालूम नहीं चलेगा, आदिवासी चुपचाप रहेगा और हम हिंदू मुसलमान करके जो है कानून बनाएंगे और धीरे धीरे आदिवासियों के परंपरा रूढ़ी को खत्म करेंगे, इसके अस्तित्व को खत्म करेंगे और पूंजीपतियों को जो है जमीन लेना आसान होगा। उसकी एक बहुत बड़ी साजिश है, आपको समझने की आवश्यकता है। इसलिए मैं कहूँगा कि 13 तारीख से पहले एक प्रधान स्तर का है, हमको एक राज्य स्तरीय एक तुरंत बैठक करना चाहिए। रांची के लोग ने क्या विरोध किया है, हम लोग में तुरंत हो सकता है बैठक। और सिर्फ एक जो दिखाई दे रहा आपका जो है अभी कई एक संगठन की जगह लोग आए, हमको रोड भी दिखनी चाहिए, धन बदल के माध्यम से ज्ञापन बदल रोड दिखनी चाहिए कि आदिवासी पूरे देश से विरोध करो। और हम लोग विश्व आदिवासी दिवस तक पूरा देश के हर राज्य हर क्षेत्र में इसका विरोध होगा और हम लोग 9 अगस्त तक आते आते इसको एक जन आंदोलन में कन्वर्ट करेंगे। आप हमें उम्मीद है कि साथ देंगे। आपको कोई इफ्स एंड बट्स में जाना नहीं है, किंतु परंतु में जाना नहीं। आपको सोच लेना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को आदिवासियों के ऊपर लागू नहीं होने देना है। अगर ये लागू होता है, शुरुआत हो जाता है, तो यहीं से आपकी जो है अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त होने के कगार पर जाएंगे और बचा नहीं पाएंगे। आज जितने हमने आपके महापुरुषों का माला पहनाया है, सब ठिकाना उसने जो हमें अधिकार प्राप्त दिलाया है उसको बचाना हमारा कर्तव्य बन जाता है। हमको आगे बढ़ने होंगे लोगों में। तो संविधान के रूप में जो है जन आंदोलन सही है, चिट्ठी इतना ही है, लेकिन हमको अब समय आ गया है कि अपने संसाधनों को लेकर जो है हमारे समाज को आर्थिक रूप से जो है मजबूत करने की आवश्यकता है। अगर ये करते हैं तो मुझे लगता है जितने आर्थिक
कानून तो लागू नहीं हो रहे, और सारी चीज़ लागू करने में आसान हो जाएगा, और हमको जो है न्यायिक लड़ाई और बाकी लड़ाई भी करने में जो है आसान हो जाएगा। तो आपका जो है इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका प्रधान आदिवासी सांस्कृतिक संवैधानिक रक्षाधिकार समिति का शुक्रगुजार है, और उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। उसने जो है ये आपका इस तरह का प्रोग्राम करने का निर्णय किया, सोए गए आदिवासियों के जज्बा को जगाने का काम किया, और हम लोग इसको आज के बाद से लगातार फील्ड में जाएंगे और लोगों को जो है जगाने का प्रयास करेंगे, और जो है हम हर कीमत में इस कानून को जो है आदिवासियों के ऊपर लागू होने से रोकने का प्रयास करेंगे। इन्हीं आशा के साथ पुनः आप लोगों को जोहार, तुम जोहार।